जय हिंद दोस्तों। तो आज फिर से स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास में, जिसमें हम आज पढ़ेंगे शब्द के बारे में। तो शब्द के बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें शब्द का परिभाषा जानना जरूरी है। तो देखिए, हम शब्द का परिभाषा लिख रहे हैं कि वर्णों के सार्थक संघात को शब्द कहते हैं। अब सबसे पहले हमें समझना है कि सार्थक संघात का मतलब क्या होता है। देखो बाबू, सार्थक संघात का मतलब होता है जैसे मिलने से कोई ना कोई एक नाम बने। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हो सकता है राम, श्याम, मोहन। ठीक है, ये देखिए सार्थक है। कैसे सार्थक है? तो ये जो है किसी अन्य से मिलकर बना हुआ है और एक साथ मिलकर बना हुआ है। अगर हम इसके जगह पे बताइए, अगर हम मो र का रा लिख देते हैं, ठीक है, नहीं, अगर मान लो हम लिख देते हैं हो मो को, इसका मतलब कोई शब्द बनेगा? नहीं बनेगा, सही शब्द नहीं बनेगा। तो इसी को बोलते हैं ये संघात शब्द नहीं है। ठीक है, तो आपका एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? राम, श्याम, मोहन। ठीक है, यानी एक साथ मिलने से बनेगा। जो एक साथ मिलने से किसी का नाम का निर्माण कर दे या कोई बन जाए नाम, तब उसे हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। अब देखो, शब्द के दो रूप होते हैं। ठीक है, अब हमें किसके बारे में पढ़ना है? तो शब्द के रूप के बारे में पढ़ना है। तो शब्द के रूप कितने होते हैं? मेरे साथ बोलोगे आप, कितने होते हैं? दो रूप होते हैं, जिसमें पहला रूप आपको पढ़ना है सार्थक शब्द का। ठीक है, क्या पढ़ना है? सार्थक शब्द। आप याद रखोगे कि सार्थक शब्द वैसे शब्द को कहते हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ हो। अगर परिभाषा पूछे तो क्या बोलेंगे? वैसा शब्द जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, उसे क्या कहोगे आप? उसे सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मान लीजिए हमने लिखा गंगा। क्या लिखा? गंगा, यमुना, गाय इत्यादि। तो अब देखो, ये सब का कोई ना कोई क्या निकल रहा है? अर्थ निकल रहा है। जैसे अगर हम बात करें तो गंगा एक नदी का नाम है, यमुना भी एक नदी का नाम है, गाय जो है कि क्या हो, किसी जानवर का नाम है। तो इस ऐसे शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? सार्थक शब्द। दूसरा का बात करें तो इसी का दूसरा रूप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं निरर्थक शब्द। क्या बोलते हैं? निरर्थक शब्द क्या होता है? आप इसके बारे में समझोगे, सीधा इसका परिभाषा होगा वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ ना निकले। निरर्थक शब्द का परिभाषा क्या होगा? वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ ना निकले, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। अब बाबू इसको थोड़ा ध्यान से समझना, निरर्थक शब्द होता क्या है। तो हमने आपको परिभाषा में लिख के बताया कि वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ ना निकले उसे क्या कहेंगे? निरर्थक शब्द कहेंगे। तो अब बोलोगे सर जी क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल में बताइए। तो एग्जाम्पल में ध्यान से देखना, क्या हमने लिखा? मो, नो, वो, इसका मतलब क्या बना? चौनो वो, मतलब कुछ नहीं बना। दो, तो, लो या हो, इसका मतलब कुछ बना? कुछ नहीं बना। तो आपको क्या करना है? इस निरर्थक शब्द को यहीं पे छोड़ देना है। छोड़ देने का मतलब जिसका कोई अर्थ ही ना निकले तो उसको लेकर क्या करिएगा आप। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे। ये जो है ना सार्थक शब्द, अब इस सार्थक शब्द को बांटा गया है। ठीक है, कुछ को बांटा गया है रूपांतर की दृष्टि से 3 भाग में, फिर से उत्पत्ति की दृष्टि से 4 भाग में, फिर से बनावट की दृष्टि से 3 भाग में शायद। ठीक है, 3 नहीं 2 भाग में बांटा गया है। तो आगे देखिए, हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे बांटा गया है। चलिए तो आगे देखते हैं शब्द के प्रकार के बारे में। तो देखिए, हमने ऊपर में लिखा कि रचना के आधार पर शब्द के प्रकार। तो देखो बाबू, रचना के आधार पर शब्द को मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में बांटा गया है, जिसमें पहला होता है रूढ़ शब्द। क्या होता है? रूढ़ शब्द। इसका परिभाषा अगर पूछेगा तो आप बताइएगा, वैसा
शब्द जिसको खंडित करने पर कोई अर्थ ना निकले उसे क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। अब बोलोगे सर एग्जाम्पल क्या होगा? तो ध्यान से देखना, इसका एग्जाम्पल जो जैसे हो जाएगा, मान लीजिए नाक को अगर नो को अलग कर देंगे, क को अलग कर देंगे तो कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकल सकता है। जैसे हमने लिखा देखो चल, चौ को अलग कर देंगे, लौ को अलग कर देंगे तो कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसी प्रकार से हम अगला लिख सकते हैं, मान लीजिए घर, घ को अलग कर देंगे और रौ को अलग कर देंगे तो कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ये जो आप देख रहे हो नाक, चल, घर, ये सब शब्द जो है कैसे शब्द कहलाएंगे? तो रूढ़ शब्द कहलाएंगे। कैसे शब्द कहलाएंगे? रूढ़ शब्द कहलाएंगे। आगे अगर हम बात करें इसका दूसरा, तो इसका दूसरा होता है यौगिक। क्या होता है? यौगिक शब्द। क्या होता है? यौगिक शब्द। ठीक है, यौगिक शब्द, सॉरी, हाँ, यौगिक शब्द क्या होता है? अगला यौगिक शब्द। देखो यौगिक शब्द का अगर आपको परिभाषा पूछेगा तो आप याद रखोगे कि वैसा शब्द जिसको खंडित करने पर कोई साधारण अर्थ निकले उसे क्या कहोगे आप? तो उसे हम लोग कहेंगे यौगिक शब्द। क्या कहेंगे? यौगिक शब्द। क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द कहते हैं। तो परिभाषा कैसे याद रखोगे आप? कि वैसा शब्द जिसको खंडित करने पर कोई साधारण अर्थ निकले उसे क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में देखिए मेरा क्या आ सकता है? तो जैसे देखिए हमने लिखा विद्यालय। देखो यहाँ पे विद्या अलग हो सकता है प्लस आलय अलग हो सकता है। तो यहाँ देखो बाबू, ये विद्या का मतलब हो जाएगा जहाँ पे हम लोग विद्या जो सीखते हैं वो, आलय का मतलब क्या हो जाएगा? घर हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे दूसरा एग्जाम्पल अगर हम आपको बात करें तो देखिए घुड़सवार क्या हो सकता है? घुड़सवार का बात करें तो देखो इसका मतलब क्या हो सकता है? घोड़ा पर सवार, यानी कोई आदमी है जो घोड़ा पर क्या है? सवार है। तो देखो इसका अलग अलग अर्थ निकल रहा है ना। उसी प्रकार से हम अगर लिख सकते हैं पुस्तकालय, तो इसका हो सकता है क्या चीज़? पुस्तक के लिए आलय। क्या हो सकता है? पुस्तक के लिए आलय। तो ये सब एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि यौगिक शब्द वैसे शब्द को कहेंगे जिसको खंडित करने पर कोई साधारण अर्थ निकले। जिसको खंडित करने पर क्या होगा? कोई साधारण अर्थ निकलेगा। वैसे शब्द को हम लोग क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे। कैसा शब्द कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए तो अब देखते हैं कि योगरूढ़ शब्द कहते किसको हैं। ठीक है, अब इसका तीसरा प्रकार क्या है? योगरूढ़। जैसे हमने आपको पहला बताया कि पहला है क्या चीज़? रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा क्या हो जाएगा? योगरूढ़। इसका परिभाषा देखिएगा, इसका परिभाषा होता है कि वैसा शब्द जिसका खंडन करने पर या वैसा शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ धारण कर ले। कोई विशेष अर्थ क्या करे? धारण कर ले, उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे देखिए
अगर हम बात करें कि साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण करेगा तो क्या करेगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे अगर हम एग्जाम्पल में लिखें लंबोदर, लंबोदर इसका मतलब आप समझ सकते हो ना क्या चीज़ हो सकता है। लंबोदर मतलब किसको बोलते हैं, गणेश जी को बोलते हैं, आपको भी पता होगा, ठीक है। तो लंबोदर किसको बोलेंगे, गणेश जी को। अगर दूसरा एग्जाम्पल अगर हम मान लीजिए लिखें पंकज, तो पंकज का मतलब क्या होता है, पंकज का मतलब कमल होता है। तो ये देखो साधारण अर्थ को छोड़ क्या कर रहा है, विशेष अर्थ धारण कर रहा है, इसलिए ऐसे शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा शब्द है, ये योगरूढ़ शब्द है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हमने बात किया कि दशानंद, दशानंद का मतलब क्या समझते हो आप लोग, रावण होता है। तो ये भी देखो सामान्य अर्थ को छोड़कर क्या कर रहा है, कोई विशेष अर्थ को धारण कर रहा है। तो ऐसे शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा शब्द, योगरूढ़ शब्द, क्या बोलते हैं, योगरूढ़ शब्द। चलिए तो अब हम देखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अब क्या पढ़ेंगे, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो बाबू ध्यान से सुनना कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो है 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम आपको पहले बताएंगे तत्सम शब्द के बारे में। किसके बारे में, तत्सम शब्द के बारे में। तो ध्यान से सुनिएगा, बोलता है कि वैसा शब्द जो संस्कृत से निकल कर अपना रूप ना बदले उसे हम लोग क्या कहेंगे, तत्सम शब्द कहेंगे, तत्सम शब्द कहते हैं। वैसा उसे हम लोग क्या कहेंगे, तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे देखोगे आप संस्कृत की अगर बात करोगे तो संस्कृत में जो है ना बालकः बालको बालके होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी बालक का जो है ना बालक ही रह जाएगा। क्या हो जाएगा, बालक का क्या होगा, बालक ही रह जाएगा। मतलब संस्कृत से निकलेगा और हिंदी में आने के बाद यूं का यूं रह जाएगा। तो ऐसे शब्द को क्या कहोगे आप, तत्सम शब्द कहोगे। जैसे अगर हम दूसरा बात करें तो दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या हो सकता है इसके बदले में, पुस्तक। तो पुस्तक का भी शब्द रूप जो है ना पुस्तक इसी तरह से चलता है, ठीक है। तो दूसरा क्या हो सकता है, पुस्तक। दूसरा अगर आपको बात किया जाए तो क्या हो सकता है, पुस्तक हो सकता है। तीसरा की बात करें तो राजा प्रजा, ठीक है, राजा, इस तरह से बहुत सारा हो सकता है। बट आपको 1-2 याद रखना है, आपको सिर्फ समझना है कि वैसा शब्द जो संस्कृत से निकलने के बाद हिंदी में आने पर भी अपना रूप नहीं बदलता है, वैसे शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। कैसा क्या कहेंगे उसको, तत्सम शब्द कहते हैं। दूसरा अगर हम समझेंगे कि दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है तद्भव। क्या होता है, तद्भव। तो इसका परिभाषा आप याद रखोगे कि वैसा शब्द जो संस्कृत से निकलकर अपना रूप बदल लेता है, उसे क्या कहेंगे, उसे तद्भव कहते हैं। वैसे क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। तो याद रखोगे कि वैसा शब्द जो संस्कृत से निकलकर अपना रूप बदल लेते हैं, वैसे शब्द को हम लोग क्या कहेंगे, तद्भव कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे जो है ना इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, अगर हम बात करें तो आप लिख सकते हो, जैसे मान लो सिर, ठीक है, यानी सिर का जो है ना संस्कृत में अलग दूसरा रूप चलता है, नाक का संस्कृत में दूसरा रूप चलता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो इसके अलावा आप और कुछ लिख सकते हो, जैसे गाय का संस्कृत में जो है गौ चलता है। क्या चलता है, गौ चलता है। तो यहाँ देखो अपना रूप ये बदल लिया ना, तो जब रूप अपना बदल लेगा तब वैसे शब्द को आप लोग क्या कहोगे, कौन सा शब्द है ये, तो ये तद्भव शब्द है। कौन सा शब्द है, तद्भव शब्द है। तो जो रूप नहीं बदलता है वैसे शब्द को हम लोग तत्सम कहते हैं। जो रूप बदल लेगा वैसे शब्द को हम लोग क्या कहेंगे, तद्भव कहेंगे, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए तो आगे देखते हैं, हम लोग देशज शब्द के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, देशज शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका परिभाषा देखिए, इसको बोलते हैं वैसा शब्द जिनका जन्म अपने देश में हुआ हो, अपने देश में हुआ हो, उसे
देशज कहते हैं, वैसे देशज कहते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको परिभाषा क्या याद रखना है, वैसा शब्द जिनका जन्म अपने देश में हुआ हो वैसे शब्द को हम लोग क्या कहेंगे, देशज कहेंगे। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में देखो जैसे आप लिख सकते हो लोटा, क्या लिख सकते हो, लोटा। ये लोग अपना देश में बोलते हैं ना, अपन लोग नहीं बोलते हैं लोटा। ठीक है, उसके बाद डिबिया। ठीक है, अभी तो नहीं चलता है, अब तो सबके घर में क्या आ गया है, लाइट आ गया है।